Hello students, welcome to VPSC in online classes. I am Arjun sir, your English teacher. How are you all? I hope that you are all well and study continue on regular basis. So the students, I will teach you next topic. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो पिछले कल के वीडियोज में आपको फ्लेमिंगो का एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखा गया था, जिसमें आपने दो टेक्स्ट का स्टडी किया था। कुल मिलाकर के 4 टेक्स्ट हैं, यानी 4 स्टेप हैं इसमें, और जिसमें से आपने 2 स्टडी कर लिए हैं और इसके बाद आज 2 शुरुआत होगा। जो तीसरा नंबर है उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो पोएम है, आपने आधी कहानी कल समझ लिया है और जो बची है आज वो आपको प्रेजेंट की जाएगी। तो देखते हैं बच्चों कैसा है इसका प्रारूप। तो चालू करते हैं इस पोएम को। तो लिखा है श्योरली। श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से। शेक्सपियर इज विग्ड। शेक्सपियर जानते हैं ना आप लोग, लेखक थे, उनके बारे में हमने आपको बताया था। तो शेक्सपियर इज विग्ड का मतलब होगा कि दीवार पर जो लगा शेक्सपियर का चित्र है इन बच्चों के लिए बेकार है, महत्वहीन है। द बैड एग्जाम्पल, द मैप ए बैड एग्जाम्पल। जो मानचित्र लगा होता है दीवार पर वो बच्चों के लिए भी एक महत्वहीन उदाहरण होता है। विद शिप्स, सब हम लोग जानते हैं आप लोग ना, समुद्री जहाज होता है, सामान्य सूर्य होता है, लव माना प्रेम होता है। एक इसके बाद आया है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब होता है उकसाने वाला या भड़काने वाला। स्टील माने होता है चुराना, आप लोग जानते हैं चुराना। इसके बाद है फाग्लिद, लिव्ड माने जीवन। स्लाइली आया है। स्लाइली का मतलब होता है गुप्त रूप से या कह लीजिए छिपा हुआ। अगर लिखा है इन दियर क्रैम्प्ड, टर्न माने बदलना, क्रैम्प्ड मीनिंग आई है CRAMPED, क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड होल्स का मतलब होता है छोटी और तंग झोपड़ियां, यानी सकरी झोपड़ियां। ठीक है। आगे लिखा है फ्रॉम फॉग। फॉग माने जानते हैं ना कोहरा। ठीक है। टू इंडलेस, इंडलेस यानी कभी न समाप्त होने वाली रात। ऑन दियर स्लैग, यहाँ पर मीनिंग आई है एक स्लैग। स्लैग का मतलब होता है कूड़ा करकट और हीप माने होता है ढेर, यानी कूड़ा करकट का ढेर। दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए वियर, वियर माने पहने हुए हैं, इसके सामने सभी पर पेट थ्रो बोन्स, बोन्स माने हड्डियां होता है। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंटेड ग्लास। यहाँ से मीनिंग देखिएगा, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंटेड ग्लास। इसका मतलब होगा कि स्टील के फ्रेम में टूटे लेंसों से बने हुए चश्मे। इसका मतलब होता है स्पेस माने जगह होता है। स्लम माने जानते हैं मलिन बस्तियां या गंदी बस्तियां। ब्लड माने होता है कलंक, धब्बा, दाग। मैप्स विद स्लम से बता सके। डूम, डूम माने होता है नरक। क्या होता है? नरक, जिसे हम लोग हेल बोलते हैं। तो बच्चों मीनिंग तो आपको बता दिया गया है, अब हम इसका आपको अर्थ बताएंगे। तो लेखक यहाँ पे अपने विचारों को, जैसा कि पिछले आपने टेक्स्ट में आपने स्टडी किया था कि बच्चों को लिए जो स्कूल बने थे उनके लिए दीवारों के बारे में बात हुई थी और क्लासरूम का पहले स्टेप में बात हुआ था। आज जो नंबर 3rd स्टेप है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कवि स्टीफन स्पेंडर हमारे हैं लेखक इस पोएम के, स्टीफन स्पेंडर। तो कवि स्टीफन स्पेंडर जो कहते हैं श्योरली, निश्चित तौर पर शेक्सपियर इज विग्ड, शेक्सपियर उन बच्चों के लिए बुरा है जिसका चित्र दीवार पर लगा गया है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, उन बच्चों के लिए दीवार पर बना हुआ मानचित्र भी एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स, जिसमें जहाजों बनी हुई हैं, सूर्य बना हुआ है, और जो प्रेम की भावना है वह उकसाने वाली प्रतीत होती है, जो लोगों को चुराती है। फॉर लिव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, उन लोगों का जीवन दैट स्लाइली, स्लाइली का मतलब होता है गुप्त रूप से बदल गया है एक
छोटी और तंग झोपड़ियों में जो बच्चे वहां पर रहते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, उन बच्चों का जीवन छिपे हुए तौर से या गुप्त रूप से एक तंग झोपड़ियों में बदल गया है। फ्रॉम फार टू एंजलिस नाइट, उनके जीवन का भव्य उदय कभी नहीं होगा, यानी उनके जीवन में हमेशा अंधकार में रहेगा या अंधेरा रहेगा। ऑन देयर स्लैग ही, उनके जो है कूड़े करकट के ढेर हैं। These children were risking paper throw by bombs or spectacles of steel with middle glass. These children, ये बच्चे पहने हुए हैं अपने शरीर पर paper throw by bones, जैसे लगता है शरीर ये बहुत पतले हैं, जैसा सिर्फ हड्डियां हैं। And spectacles of steel middle glass, और उनमें स्टील के फ्रेम में टूटे लेंसों से बने चश्मे हुए प्रतीत होते हैं। Like bottles, वो बच्चे एक बोतल की तरह प्रतीत होते हैं। Bits of stones, जैसे वो हड्डी के छोटे से टुकड़े हों, यानी इतने दुबले पतले बच्चे बैठे हुए थे। कुपोषण के शिकार लेखक ने यहाँ पर बताया कि ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस, सारा समय उन्होंने अपनी जगह और फ्रॉगी का मतलब होता है यहाँ पर कोहरे से भरी हुई या अंधेरे में मरी बस्तियों में रहे हैं वो बच्चे। सो ब्लॉक देयर मैप, इसलिए उन बच्चों के लिए वह मानचित्र जो मलिन बस्तियों में लगाया गया है वो बहुत बड़ा नरक है और उन बच्चों के लिए एक कलंक या धब्बा के समान है। तो ये तो आपने छोटे स्टेप में पढ़ा है, अब आपको केवल हिंदी अर्थ बताया जाएगा। पूरे इस स्टेप का आप लोग ध्यान से समझते जाएं। तो लेखक ने यहाँ पे बताया कि बच्चों के लिए शेक्सपियर का चित्र बहुत ही बुरा है जो वहाँ पर दीवार पे बना गया है, और उन बच्चों के लिए मैप यानी मानचित्र जो दीवार पर बनाया गया है उन बच्चों के लिए एक बुरा सा उदाहरण है, जिसके साथ समुद्री जहाजों, सूर्य और प्रेम रूपी उदाहरण उन्हें उकसाने वाले प्रतीत होते हैं, ये चुराने वाला बताया गया है। आगे लिखा है क्योंकि उनके जीवन में गुप्त रूप से उन्हें छोटी व सकरी या कह लीजिए तंग झोपड़ियों में बदल दिया गया है, शायद उनके इस अंधेरी रात का कभी अंत नहीं होने वाला है, यानी वो तंग झोपड़ियों में ही शायद रहेंगे। इसके बाद अगली लाइन से वहां पर है तो लिखा है जहां पर उन बच्चों के पास कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं और इन बच्चों की त्वचा बाहर आई हुई है, इनकी ठंडी बाहर की ओर है, वह ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे इनका शरीर स्टील के फ्रेम की तरह प्रतीत होता है, जैसा ऐसा लगता है कि इनका संपूर्ण जीवन एक बोतल की तरह पूरे तरीके से बिखरा हुआ है, यानी किसी भी प्रकार का उसमें उमंग या उत्साह या कह लीजिए जो चीज़ होने चाहिए आवश्यक जीवन के अंग वो सब चीज़ समाहित नहीं है। इसके बाद लिखा है इसलिए इन लोगों के लिए यह मानचित्र एक कलंक के समान है और जो भी लोग वहाँ पर निवास करते हैं मलिन बस्तियों में वह उनके लिए एक बहुत बड़ा नरक के समान है। लेखक ने यहाँ पर अपनी सुंदर पंक्तियों के माध्यम से बताया है। आप लोग बिल्कुल एक एक पॉइंट को मेरे ध्यान से समझेंगे तो पूरी कहानी भी समझ में आएगी। तो अब इसी के बाद अगला टॉपिक शुरू होगा जो नंबर 4 होगा स्टेप में, वो आपको हम बताते हैं। तब तक लोग वीडियो के पास करते हैं पर सो द स्टूडेंट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आपका टेक्स्ट नंबर 4 है पोयम का एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। अभी तक आपने इसके 3 स्टेप पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का ये नंबर है। चौथा स्टेप है आपका, तो ध्यान देते जाइए, जो कि लास्ट है यहाँ पर स्टेप ये। इसके बाद आपके सेंट्रल आइडिया जो भी है क्वेश्चन आंसर आपको समझाए जाएंगे। लिखा है अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। गवर्नर, गवर्नर का मतलब यहाँ पे बताया गया है सरकार, ऐसी सरकार जो ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले स्कूल खोलती है, ऐसी सरकार जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए स्कूल खोलती है।
इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है जैसे कोई स्कूल होता है ना बच्चों, उसके निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए एक स्टाफ रखा जाता है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो सब टीचर देखते हैं क्या चल रहा है, तो वही यहाँ पर इंस्पेक्टर का मतलब होता है जो स्कूल है उसका निरीक्षण करने वाला स्टाफ। विजिटर्स, विजिटर्स का मतलब यहाँ पर है कि बड़े लोग जो इन स्कूलों को देखने के लिए आते हैं। दिस मैप, मैप मतलब मानचित्र, बिकम्स दियर विंडो, विंडो माने खिड़की बन गई, एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियां, दैट शट अपॉन दियर लिव्स लाइक कैटाकॉम्बस। जो मीनिंग आई है यहाँ पर कैटाकॉम्बस, कैटाकॉम्बस का यहाँ मतलब होता है कि एक लंबी भूमिगत गैलरी जिसके बगल में मकबरे बनाने के लिए खुदाई की जाती थी। बहुत बड़ी मीनिंग है, ध्यान देते जाओ। आगे लिखा है ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना ओ तोड़ना, अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन, टाउन मतलब कस्बा, कस्बा का मतलब होगा स्लम, स्लम मतलब मलिन बस्ती से। एंड शो द चिल्ड्रन, शो मतलब दिखाना या प्रदर्शित करना, द चिल्ड्रन मतलब बच्चों को ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत, एंड डियर वर्ल्ड, और उनके संसार को, रन एज्योर, यहाँ पे एक मीनिंग आई है एज्योर, AZUR, इसका मतलब होता है स्वच्छ आकाश, यानी बिल्कुल साफ साफ आकाश। ऑन गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, सैंड माने बालू या रेत होता है, ठीक है। आगे लिखा है एंड लेट दियर टंग्स, टंग्स माने आवाज या जीभ या बोलना कह लीजिए, रन नेक्ड, रन नेक्ड इनटू बुक्स, यहाँ मीनिंग आई है एंड लेट दियर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स। इस पूरे का मतलब होगा कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं इनको पढ़ाई का आनंद लेने दो, ठीक है। लीव्स मतलब होता है पन्ने या कह लीजिए पेजेस, पत्तियां कह सकते हैं आप लोग। हिस्ट्री मतलब इतिहास, दियर्स माने खुद का है, लैंग्वेज माने भाषा। तो ये आपका मीनिंग हमने अभी तक बताया है। तो देखते हैं पूरी पोयम का अर्थ किस प्रकार निकलता है। अनलेस, लेखक कहता है कि आप कोई भी संस्था खोल लीजिए, लेखक इस यहाँ पे पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि आप कोई भी संस्था खोलें, जब तक आपका कार्य करने का तरीका सिस्टमैटिक नहीं होगा, सही नहीं होगा, सही क्रम में आप अपना कार्य नहीं करेंगे, तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, ना कोई संस्था सफल हो सकती है। तो लेखक यहाँ पर उल्लेख करता है उन चीज़ों का कि जो झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है वो सरकार ने बनवा दिया है। जैसे प्राइमरी स्कूल आप देखते हैं अपने गांव के आसपास में, सरकार क्या करती है, बनवा देती है, टीचरों को रख देती है। तो लेकिन कार्य करने वाले जो लोग हैं यहाँ पर, जिसकी जिम्मेदारी है तो टीचर की, स्कूल की, स्टाफ की, वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं करते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं उनके लिए सब कुछ बेकार सा लगता है, क्योंकि उनका मुख्य मतलब होता है पढ़ाई करने आना, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिलती जो चाहते हैं। तो ये आपको पूरा यहाँ से विधिवत समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में क्या होता है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, ये जो स्वयं मलिन बस्तियों में बने हुए स्कूल में अंतर क्या है। अनलेस, जब तक नहीं, जब तक सरकार जो इन मलिन बस्तियों में झोपड़ी बनाती है, इंस्पेक्टर और जो स्कूल को देखने वाले, निरीक्षण करने वाला स्टाफ है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है। विजिटर्स, बड़े लोग जो स्कूलों को देखने के लिए आते हैं वे अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाते हैं। तो क्या है, देखिए, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, उन बच्चों के लिए यह मानचित्र सिर्फ एक खिड़की बनता है, एंड दीज विंडो, और यही खिड़की दैट शट अपॉन देयर एज, जो कि उनके जीवन को, यानी उनके बेकार से जीवन को ढकने के लिए काम में आती है। लाइक कैटाकॉम्बस, एक कैटाकॉम्बस की तरह है, ठीक है। ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन, तोड़ो इसको, तोड़ो, ये जो खुली चीजें हैं उसको तोड़ो जब तक कस्बा पूरा टूट न जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को हरे भरे खेतों में दिखाओ।
एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनका संसार बनाओ, यानी उनका भविष्य निर्मित करो। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स। तो लेखक ने यहाँ कहा रन एज्योर। एज्योर का मतलब हमने आपको पहले ही बताया है, एज्योर AZU, जैसा कि आपको बताया गया है AZURE। जो एज्योर का मतलब होता है, यहाँ पर लेखक ने अपने माध्यम से ये बताया है, जैसा यहाँ पर उल्लेख किया गया है किसी चीज़ को। तो देखते हैं अपने स्टेप में किस चीज़ का मेंशन यहाँ पर विधिवत तरीके से हो गया है। तो लेखक बताता है एज्योर, जैसे कि हमने बताया आपको स्वच्छ आकाश। तो स्वच्छ आकाश में उन बालू निसोने चीज़ों को, उन्हें अपनी भाषा में उन जो स्थान है वहाँ पर अपने तरीके से बच्चों को पढ़ने दो। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री, जो वहाँ पर उनके लिए सफ़ेद और हरी इतिहास के पन्ने हैं खुले, उन्हें उनका अध्ययन करने दो। हिस्ट्री जो इतिहास है, दियर हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी उनकी भाषा सूर्योदय होती है उन्हें होने दो। तो अब एक लाइन में आपको पूरा ये हिंदी रूपांतरण समझाया जाएगा। अभी तक आपने स्टेप स्टेप में पढ़े हैं, अब एक तरफ से देखिएगा, सभी लोग समझने का प्रयास करें। कवि कहता है कि जब तक ये सरकारें जो झुग्गी झोपड़ी में स्कूल खोलती हैं, इन स्कूलों का निरीक्षण करने वाले स्टाफ जो स्कूल के लिए रखा गया है और बड़े लोग जो इन स्कूलों को देखने के लिए आते हैं, वे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं, तो वे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं तो उन बच्चों के लिए यह मानचित्र सिर्फ एक खिड़की मात्र है, और यही खिड़की उनके जीवन को कैटा कॉम्बस की तरह ढकने के लिए काम आती है। तो ये है अभी तक। कवि कहता है कि इन खुली हुई खिड़कियों को तोड़ो और इन कस्बों को तोड़ो जो बच्चों को हरे भरे खेतों में दिखाता है और इनका संसार बनाता है। इसलिए स्वच्छ आकाश में इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकों को पढ़ने का आनंद लेने दो, और जो बच्चे सफ़ेद और हरा वह इनके इतिहास पर जो खुले पन्ने हैं वह उनकी भाषा में उन्हें पढ़ने दो, उनके भविष्य का जो भी सूर्योदय होता है होने दीजिए। तो लेखक की ये कविता बहुत ही मार्मिक लगी हमको कि शिक्षा जो कि इतना इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए, और ऐसे मलिन बस्तियों में स्कूल खोल दे जाए, अगर निरीक्षण नहीं होता है, देख रेख नहीं होता है, तो उन बच्चों का भविष्य जो सुनहरे की ओर बढ़ना चाहता है वो अंधकारमय हो जाता है। इसलिए हर बच्चे को, हर टीचर को, हर स्कूल स्टूडेंट को, स्टाफ को, इंस्पेक्टर को, गवर्नर को, सरकारों को अपनी शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनाना चाहिए और इसकी ओर विधिवत ध्यान देना चाहिए। सो द स्टूडेंट, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ फिर। ओके, ये लेसन यहीं पर एंड होता है।